हेलो दोस्तों, जब भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है तब हमारे पास दो प्रायोरिटीज़ होती है। सबसे पहली प्रायोरिटी कम से कम रिस्क और दूसरी प्रायोरिटी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी। इसका मतलब यही है कि हमारा जो पैसा है वो जब हम इन्वेस्टमेंट करते तब हमें जब चाहे और जैसे चाहे वैसे हमें मिलने चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलने चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट सोर्सेस। तो हमारा यही मेन एक्सपेक्टेशंस होता है कभी भी इन्वेस्टमेंट करते समय। पर अगर सच बताया जाए तो रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी दो एक दूसरे से एकदम से डिफरेंट और ऑपोजिट है। जब आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है तब आपको थोड़ा सा रिस्क भी लेना पड़ता है और जब आप रिस्क नहीं लेना चाहते तब आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि कंपनी को कैसे सेलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और साथ ही साथ और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं हूं वैभव, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Arable Life. Follow your spark. दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारे कंपनीज लिस्टेड है। अकेले ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे यानी एनएससी पे 2000 से भी ज़्यादा कंपनीज आपको देखने को मिलेंगे। तो इतने सारे कंपनीज के बीच में से हमारे लिए अच्छी कंपनी कौन सी है ये ढूंढना काफ़ी मुश्किल काम होता है। और जो नए इन्वेस्टर्स है जो अभी अभी मार्केट में स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग, तो उनकी तो बात ही छोड़ो। फिर कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने दोस्तों की राय लेते हैं या फिर न्यूज़, टीवी चैनल्स, टेलीग्राम चैनल, ग्रुप में देखते हैं कि कौन सी कंपनी पे ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं और वहाँ जो कुछ भी कंपनीज के नाम बताए जाते हैं उनमें सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जब भी लॉस होता है तब वो बोलते हैं कि हमें धोखा मिला है। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो कंपनीज के नाम टीवी पर वगैरह हम सुनते हैं वो कभी कभी पेड प्रमोशन से वो आ चुके होते हैं, उनके नाम लिए जा चुके होते हैं। पर क्या सच में उनकी गलती है या हमारी, जो हम बिना सोचे समझे उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं? दोस्तों देखो, हमारा पैसा है मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी ही होती है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। हमें सोचकर समझकर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए होता है। कंपनी सेलेक्ट करने से पहले हमें ये क्लियर करना पड़ता है कि इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट कितनी है, उसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है, पास्ट इन्वेस्टमेंट क्या क्या है, इन्वेस्टमेंट का पैटर्न कैसा होने वाला है। ये सारी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी होती है, तब जाकर हम कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। पर यह चीज़ दूसरों को बताना तो छोड़ो, हमें खुद को समझने में मुश्किल होती है। आपके आसानी के लिए मैंने कुछ 5 क्वेश्चन का एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया है जिससे आपको ये आसानी हो सकती है कि आप किस कैटेगरी में आते हो, मतलब आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो झट से एक पेन और पेपर लीजिए और ये 5 क्वेश्चंस आपके पेपर पे लिख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है पर्पस, मतलब आपका क्या पर्पस है, जिस पर्पस से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। मतलब आपके खुद के फ्यूचर के लिए अगर आप कुछ पैसे सेव करना चाहते हो या फिर बच्चे के फ्यूचर के लिए भी अगर आप सोच रहे हो, जो कुछ भी आपका पर्पस है इन्वेस्टमेंट का, वो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। तो दूसरा क्वेश्चन आता है टेन्योर। टेन्योर मतलब ड्यूरेशन, पीरियड। आपका कितना ड्यूरेशन तक आप ये इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहते हो। फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। तो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में 2 टाइप्स है, एक है एसआईपी, दूसरी है लमसम। हर महीने कुछ ना कुछ पैसे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसे कहते हैं एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। पर अगर आपके पास अमाउंट बड़ी है और आप लमसम में एक बार ही अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो है लमसम कैटेगरी में। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट। अगर आप एसआईपी सेलेक्ट कर रहे हो तो आप कितनी अमाउंट हर महीने या फिर हर क्वार्टर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या फिर अगर आपके पास लमसम अमाउंट है तो आप कितने अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो 5वां क्वेश्चन है आपकी पास्ट इन्वेस्टमेंट होल्डिंग। आपने पहले से 5 लाख रुपए किसी एफडी में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो आप वो भी डाल सकते हो यहाँ। तो आप ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करने वाले हैं इन फ्यूचर कि आपका कैसा एसेट का एलोकेशन होना चाहिए, कितनी अमाउंट रिस्की है और कितनी अमाउंट नॉन रिस्की है, सेफ है, जो पास्ट इन्वेस्टमेंट्स है उसकी। अगर पास्ट इन्वेस्टमेंट्स अगर ज़्यादा रिस्की है तो न्यू इन्वेस्टमेंट जो करते हैं तो वो थोड़ा सा सेफली इन्वेस्टमेंट हमें करना होता है। पर अगर आपकी पहले से ही अगर एकदम से कम रिस्की वाली है तो नई इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो हमें वो रिस्की लेना पड़ता है ताकि थोड़ा सा बैलेंस बना रहे और आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिले इन फ्यूचर और आपको
अच्छा खासा एक सेफ्टी अमाउंट की सेफ्टी भी बन पाए। तो दोस्तों जब आप इन 5 क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करते हो तब आपको मोटा मोटा तो आइडिया आ ही चुका होगा कि आपकी एग्जैक्टली रिस्क एपेटाइट कितनी है और आपको कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना चाहिए, कितनी आपकी सेफ्टी रहनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको शायद समझ में आ चुकी होगी। पर अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप किसी भी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हो ये समझने के लिए कि आप एग्जैक्टली रिस्क एवर्स हो या फिर रिस्क टेकर हो। और आपको ये भी क्लियर होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट की रिस्क कंट्रोल में अगर रखनी है तो एक से ज़्यादा कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है या एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। इसे ही बोलते हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अभी हम देखते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में कि कंपनी का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। दोस्तों ये जो ट्रिक है ना, ये सबको पता नहीं होती क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज्ड मेथड के बारे में वो नहीं जानते हैं जो एक्सपर्ट लोग यूज़ करते हैं। तो हम इस वीडियो में यही चीज़ समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली वो प्रोसेस क्या होती है जिससे हम अच्छे कंपनी का सिलेक्शन कर पाएं। दोस्तों वैसे तो स्टॉक सिलेक्शन करने की प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, पर आपको मैं एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से ये समझा रहा हूँ ताकि जो नए लोग हैं उनको भी ये बात अच्छे से समझ पाए और जो पुराने हैं उनको भी ये समझने के लिए ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे सेलेक्ट करते हैं कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ स्टेप 1 से। स्टेप 1, सेलेक्टिंग द प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री। ओके, तो हमें क्या करना है, इंडस्ट्री को पहले सेलेक्ट करना है। हम डायरेक्टली कंपनी को सिलेक्शन करने बैठोगे तो हमें परफेक्ट कंपनी कभी भी नहीं मिलेगी। सबसे पहले हमें ये ढूंढना होगा कि ऐसी इंडस्ट्री सेलेक्ट करना होगा कि वो इंडस्ट्री अपने लिए एकदम सूटेबल है। तो इंडिया में काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज है जैसे IT, FMCG है, बैंकिंग वगैरह वगैरह। तो नए नए इंडस्ट्रीज आते रहते हैं और पुरानी जो आउटडेटेड इंडस्ट्री चले जाते हैं। मतलब अगर कंपनी शट डाउन होती जा रही है तो वो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री खत्म होती जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो टाइपराइटिंग की जो कंपनी रहती है, वो टाइपराइटिंग की जो कंपनी है अभी एक भी नहीं है, तो वो इंडस्ट्री अभी एग्जिस्टिंग में नहीं है। पर नए नए कंपनीज आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने वाले, तो उससे शायद नए नए इंडस्ट्रीज भी बन सकते हैं इन फ्यूचर। मतलब उनको रिकग्निशन मिल सकती है, ऐसे इंडस्ट्रीज में चेंज होते जाते हैं। तो अभी हम इस इंडस्ट्री को कैसे सेलेक्ट करेंगे कि ये इंडस्ट्री हमें 5 to 10 ईयर्स की फोरकास्टिंग दे। मतलब ये 5 to 10 ईयर्स तक ये इंडस्ट्रीज इंटैक्ट रहे, हमेशा प्रॉफिटेबल रहे और हमारे लिए सेफ रहे। ये हमारा मेन मोटिव है। ओके, तो ये सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो आपको पहले ये समझना होगा कि इंडस्ट्रीज इंडिया में कितने हैं। ओके, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। एक बार आपको समझ आया कि कितने सारे इंडस्ट्रीज इंडिया में है, तब आप एक एक करके समझ सकते हो कि कौन सी इंडस्ट्री अपने लिए फायदेमंद है और सेफ है। तो आपको वो समझने के लिए खुद से रिसर्च करना पड़ेगा और ज़्यादातर टीवी चैनल्स वगैरह देखने पड़ेंगे। टीवी चैनल्स पे आप किसी स्टॉक को सिलेक्शन करने के लिए अगर यूज़ नहीं कर रहे तो भी चलेगा, पर इंडस्ट्रीज को सिलेक्शन करने में आपको ज़रूर हेल्प मिल सकती है। मतलब आप देखना चाहिए कि क्या क्या इंडस्ट्रीज में बदलाव आ रहे हैं। तो टीवी चैनल्स, उसके बाद आता है न्यूज़। हालांकि टीवी चैनल्स पे न्यूज़ ही बताते हैं, पर न्यूज़ आप न्यूज़पेपर भी अगर पढ़ते हो, इकोनॉमिक सेक्शन, इकोनॉमिक्स पेज या इकोनॉमिक सेक्शन जो भी आप लो, तो आपको न्यूज़ भी पढ़ने हैं। उसके साथ ही साथ आपको एक सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जो आप कभी भी पढ़ सकते हो। और जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो सारा डाउनलोड कर सकते हो PDF के फॉर्मेट में, और जो कुछ भी फॉर्मेट वहाँ अपलोड किए हुए हैं तो वो है वेबसाइट IBEF.org। तो देखो दोस्तों, हम IBEF.org इस वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ होम पेज ऐसा कुछ दिखेगा आपको कंप्यूटर पे। अगर मोबाइल पे अगर देख रहे हो तो थोड़ा सा अलग दिख सकता है, थोड़ा कॉम्पैक्ट जैसा। पर ये वेबसाइट जो है वो मोबाइल पर भी ओपन होगी और कंप्यूटर पे भी ओपन हो जाएगी। और यहाँ आप देख सकते हो अबाउट अस, ये क्यों ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया हुआ है और कौन चला रहा है वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी।
इंडियन इकोनॉमी में इंडिया की चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो नेगेटिव, काफ़ी सारे एनालिसिस मेथड्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कितने हैं, अपना इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे और FDI, FII, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंडिया पॉजिटिव क्या कहता है, इंडिया अ स्नैपशॉट, मतलब अगर पूरा इंडिया का इकोनॉमी अगर देखना है, थोड़े से छोटे छोटे चीज़ों में अगर आपको सीखना है तो इंडिया का स्नैपशॉट भी आप देख सकते हो। इंडियन इकोनॉमी न्यूज़, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगे। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में कितने सारे इंडस्ट्रीज बिजनेसेस चल रहे हैं और आपको बिजनेस करना है तो क्या क्या स्कीम्स का आप लाभ उठा सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ इंडियन इकोनॉमी टैब में आपको मिलने वाली है। पर आप हमारा जो मेन टॉपिक है बात करने का, तो वो है इंडस्ट्री के बारे में। तो अभी मैं इंडस्ट्री के बारे में जाता हूँ। तो देखिए, इतने सारे इंडस्ट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हो कितना सारा डेटा यहाँ मौजूद है और इन सारे डेटा का आप यूज़ कर सकते हो आपके ट्रेडिंग के लिए। तो देखिए, एग्रीकल्चर एंड अलाइड बिजनेसेस इंडस्ट्रीज, इसका मतलब ये है कि जो बिजनेसेस एग्रीकल्चर के ऊपर चल रहे हैं वो भी बिजनेस, वो इंडस्ट्री, और उसके साथ ही साथ उसको जो सपोर्टिंग करने वाले जो बिजनेस रहते हैं वो है अलाइड इंडस्ट्रीज, ऑटो कंपनीज, ऑटोमोबाइल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। अभी मैं एग्जांपल के तौर पर FMCG इंडस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगा। तो FMCG पर मैं क्लिक कर चुका हूँ। देखिए, आपको दिख रहा है कि जब भी आप मॉल में, सुपरमार्केट में जाते हो तो ऐसे ही आपको ये प्रोडक्ट्स रखे हुए दिखते हैं। तो इसे को बोलते हैं FMCG, मतलब फास्ट मूवेबल कंज्यूमेबल गुड्स। तो ये सारी डिटेल उस इंडस्ट्री के बारे में आप यहाँ देख सकते हो और आपको सारी चीज़ें यहाँ मिलेगी। स्नैपशॉट में आपको रिपोर्ट भी मिलेगा जो कि PDF फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हो और रीड कर सकते हो। टोटल डिटेल में आपको सारी चीज़ें मिलेगी। इसमें कौन कौन से ऐसे बड़े बड़े कंपनी जो है वो भी यहाँ आपको मिलेंगे। और यहाँ मैं CAGR सर्च करता हूँ तो CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ये है, मतलब हर साल ये इंडस्ट्री कितने % से ग्रोथ कर रही है। तो देखिए दोस्तों, ये इंडस्ट्री पूरी इंडस्ट्री 14.9% से ग्रो कर रही है हर साल CAGR से। ओके, मतलब ये 2025 तक $220 बिलियन तक हो जाएगी। मतलब ये $220 बिलियन इतनी हो जाएगी। आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इंडियन वैल्यू में वो कितना हो सकता है। तो ऐसे ही सारी चीज़ें आपको यहाँ इंडस्ट्री के बारे में देखने को मिलेंगे। आप इससे डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कितना अच्छा ये इंडस्ट्री रहने वाली है। सबसे पहले आप सारी इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखो, जानो, थोड़ा रीड करो, तब आपको सारी बातें क्लियर होती जाएगी। अभी ये इंडस्ट्री के बारे में आप बाकी के भी इंडस्ट्री के बारे में आप देख सकते हो, पर अभी मैं एक ही एग्जांपल के तौर पर एक ही ले रहा हूँ। पर अभी दूसरे सेक्शन पर जाएंगे इस वेबसाइट पे। एक्सपोर्ट्स, मतलब इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा डेटा आपको मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ हर स्टेट के बारे में कितना इंपोर्ट है, कितना एक्सपोर्ट है, सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी। ऐसे ही वेबसाइट्स मेरे पास और है, और जैसे ज़रूरत होगी तो वैसे मैं नए वेबसाइट्स को इंट्रोड्यूस करूँगा और आप उससे कुछ ना कुछ सीख सकते हो। तो आप यहाँ अगर लॉगिन करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल पर इसके कुछ ईमेल आते जाएंगे जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेंगे। मैं काफ़ी सालों से इसे फॉलो करता हूँ। आपको 101% डेफिनेटली इसका हेल्प होने वाला है। एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया है कि किस इंडस्ट्री में आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप आराम से उस इंडस्ट्री के अंदर जितने सारे कंपनीज आते हैं उनकी लिस्ट आप निकाल सकते हो। तो स्क्रीन पर दी गई लिंक पर आप जाके आप चेक कर सकते हो, और ये जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है। आप वहाँ डायरेक्टली क्लिक करके भी आप विजिट कर सकते हो वेबसाइट को। अभी इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको ये सारे इंडस्ट्रीज आपको यहाँ दिखेंगे। जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है वो सारे इंडस्ट्रीज इंडिया में अवेलेबल है, और हर एक इंडस्ट्री में आपको कंपनीज दिखेंगे। और यहाँ जो स्टॉक का जो कॉलम दिखाई दे रहा है वो सारे कंपनीज उस इंडस्ट्री में आपको दिखाई देंगे। और उस इंडस्ट्री का एग्रीगेटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब सारे कंपनी का जो मार्केट कैप जो लगा हुआ है वो सारा एग्रीगेट करके यहाँ आपको दिखाई देगा। ये है मार्केट कैप उस इंडस्ट्री का, और ये है डिविडेंड, ये है इंडस्ट्री का PE रेशो, और बाकी का जो सामने वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने लिए रिलेवेंट नहीं है। ये इंडस्ट्री का PE रेशो कैसे यूज़ होगा ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो अभी चलते हैं, तो अभी देखते हैं इस इंडस्ट्री को सॉर्ट करने का। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर से सॉर्ट करना है मार्केट कैप को। तो यहाँ मार्केट कैप को आपको क्लिक करते रहना है।
एक बार क्लिक किया तो असेंडिंग ऑर्डर से वो सॉर्ट हो चुका है। अभी और एक बार क्लिक करता हूँ तो डिसेंडिंग ऑर्डर से सॉर्ट हुआ, सो आप देख सकते हो। तो देखिए सबसे पहले नंबर पर आता है आईटी सॉफ्टवेयर, मतलब फिलहाल सबसे बड़ी इंडस्ट्री आईटी सॉफ्टवेयर है। उसके बाद में रैंक आता है बैंक का, तीसरे नंबर पर आता है रिफाइनरीज, चौथे नंबर पर आता है फाइनेंस और पाँचवें नंबर पर आता है पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है इंडस्ट्री का, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। पर इंडस्ट्री में जो टॉप 10 वगैरह इंडस्ट्री जो आते हैं वो अपने लिए काम के रहते हैं, तो इसलिए ये टॉप 10 इंडस्ट्रीज यहाँ दिखाई दे रहा है। और आपको अगर सारे इंडस्ट्रीज देखने हैं तो आप यहाँ 100 पर क्लिक करके आप देख सकते हो, सारे इंडस्ट्रीज आपको यहाँ सॉर्ट हुए, सो आप देख सकते हो। ओके, तो ये सारे 71 इंडस्ट्रीज आपको दिखाई देंगे। तो अभी हम क्लिक करेंगे बैंक्स पर, न्यू टैब पे ओपन हो चुका है और देखिए यहाँ सारे कंपनीज का नाम दिखाई दे रहा है, पर हमें जिस ऑर्डर से चाहिए वो ऑर्डर यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन भी नहीं है ऑर्डर को सॉर्टिंग करने के लिए। तो आपको एक सिंपल सा काम करना है, यहाँ कंपनी से लेकर नीचे बॉटम तक जितने भी कंपनीज है उनके एंड तक आपको ड्रैग करना है माउस को और राइट क्लिक करके कॉपी करना है। स्प्रेडशीट का जो सॉफ्टवेयर है उस पर आपको ये डेटा पेस्ट करना है। आप गूगल शीट भी यूज़ कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल भी यूज़ कर सकते हो और लाइबर ऑफिस भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास लाइबर ऑफिस है तो मैं लाइबर ऑफिस पे जाता हूँ। तो यहाँ ये ओपन हो चुका है। अभी मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट करता हूँ। अभी हमें वही कॉलम रखने हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। तो करंट मार्केट प्राइस का, चेंज का और परसेंटेज चेंज का, ये तीनों कॉलम हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो राइट क्लिक करके यहाँ डिलीट कॉलम कर देना। मेरे लिए अगर देखता हूँ तो मैं थोड़ा सा लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करने का अगर सोच रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी रहेगा मार्केट कैप। जितनी बड़ी अगर कंपनी होती है उतना मुझे अच्छा रहेगा, तो क्योंकि मुझे सेफ्टी रहेगी उतना। इस कॉलम पे क्लिक करेंगे मार्केट कैप के और यहाँ Z to A सॉर्ट डिसेंडिंग इस बटन पे क्लिक करता हूँ। मैं एक्सटेंड सेलेक्शन करता हूँ। तीनों के तीनों में चेंजेस आ चुके हैं और सॉर्ट हो चुके हैं सारे के सारे। ये 5 कंपनीज मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। अभी नीचे वाली जो कंपनीज है उन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर आपको उनमें से भी अगर कुछ अच्छे कंपनी सर्च करने होते आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिलहाल के लिए मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि मुझे टोटल डीक्लटरिंग करना है, मुझे ज़्यादा मैसअप नहीं करना है इस डेटा को। अभी मैं ऐड करता हूँ कॉलम्स, अदर कॉलम्स भी। तो ये सारे के सारे डेटा मैं अभी एंटर करूँगा। तो इसके लिए अनदर वेबसाइट है जो स्क्रीन पर दिख रही है, वही लिंक आपको यूज़ करनी है और वो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है मैंने। हर एक कंपनी का नाम यहाँ एंटर करूँगा और डेटा गेन करूँगा। तो HDFC बैंक मैंने ओपन कर लिया है। तो रिजर्व जो है वो दिस ईयर का जो लेटेस्ट डेटा है उसे मैं कॉपी करता हूँ और लाइबिलिटीज़ में, और जो अदर लाइबिलिटीज़ है हमें वो लेना है। ऐसे ही आपको सारे कंपनीज को सर्च करके यहाँ भी फिलअप करना है। तो अभी मैंने ये बाकी का डेटा भी फिलअप कर दिया है। अभी एंटर करेंगे हम प्रमोटर्स होल्डिंग। ये क्यों एंटर करेंगे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। कंपनी को जिन्होंने स्टार्ट किया होता है वही होते हैं प्रमोटर्स, और वही कंपनी को सपोर्ट करते हैं, वही बढ़ाते हैं। और अगर उनका ही स्टेक अगर कम होता है तो हम कौन होते हैं जो उसमें इन्वेस्टमेंट करें, राइट। तो इसलिए हमें प्रमोटर्स होल्डिंग कितनी है वो भी हमें देखना पड़ता है। तो आइए एंटर करते हैं हर एक के प्रमोटर होल्डिंग के बारे में भी। तो मैंने प्रमोटर की होल्डिंग का इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल दिया है। तो सबसे सेफेस्ट जो है वो है प्रमोटर होल्डिंग के हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। क्योंकि ये PSU बैंक है, इसमें ज़्यादा हम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, पर हमें डिविडेंड मिलता है। पर जो प्राइवेट कंपनीज रहते हैं तो उनमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट रहती है उनके शेयर प्राइसेस में ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है इन फ्यूचर के लिए। सेफ्टी के बारे में अगर बात किया जाए तो मार्केट कैप में सबसे सेफ कंपनी है HDFC बैंक। अभी हम आते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, PE रेशो। तो PE रेशो जो है वो कभी भी इंडस्ट्री PE रेशो से कम रहना चाहिए, ओके। बैंकिंग का जो इंडस्ट्री PE रेशो है 17.72, ये हमारा बैंक्स का PE रेशो है, इंडस्ट्री का PE रेशो। सबसे कम वाला जो PE रेशो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। उसके बाद में आता है एक्सिस बैंक, और उसके बाद में HDFC बैंक, और उसके बाद ICICI, और लास्ट में कोटक महिंद्रा बैंक। तो जो जिसका PE रेशो कम रहता है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहती है। पर
ये ज़रूरी नहीं है ये पी रेशियो अगर कम रहता है तो ही वो प्रॉफिटेबल रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले पीरियड में अगर ज़्यादा प्रॉफिट अगर निकलती है तो पी रेशियो चेंज भी होता है। तो इस पर एकदम से डिपेंड नहीं रह सकते सिर्फ पी रेशियो पे, कि रिजर्व जो है वो लाइबिलिटीज से कभी भी ज़्यादा होनी चाहिए। उससे अगर बराबर है तो भी ठीक है, पर रिजर्व हमेशा लाइबिलिटी से एटलीस्ट थोड़ा सा तो ज़्यादा रहना ही चाहिए। मेरे लिए मैं अभी सॉर्ट करता हूँ, अभी मैं इसको एक कलर देता हूँ। तो अगर मैं देखूँ तो इनमें से सबसे अच्छी कंपनी जो है मेरे लिए 1 नंबर पर आता है HDFC बैंक और 2 नंबर पर आती है SBI। अदर थिंग्स टू एनालाइज, पिछले 5 साल से कंपनी क्या क्या कर रही है, कितना प्रॉफिट निकाल रही है, ये आपको एनालाइज करना है। और उसमें कैसा ट्रेंड बन चुका है, कितने % से वो प्रॉफिट कमा रही है, ज़्यादा ग्रो हो रही है, ये आपको एनालाइज करना है। तो दूसरा है टेक्निकल चार्ट एनालिसिस, इसे प्राइस एनालिसिस भी बोलते हैं। एक बार स्टॉक सिलेक्शन होने के बाद जब हम बाय करना चाहते हैं तब प्राइस को एनालिसिस करके हमें डिसीजन लेना पड़ता है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत बड़ा टॉपिक है और समय के साथ इवॉल्व होते जा रहा है। सिर्फ प्राइस का चार्ट नहीं होता बल्कि उसके साथ साथ वॉल्यूम का भी चार्ट होता है और इंडिकेटर्स भी होते हैं। ये चीज़ें ओवरनाइट नहीं सीखी जा सकती। फाइनल स्टेज पर आप आ चुके हो कि कौन सी कंपनी आपको सेलेक्ट करना है। अगर इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने एक लिंक दी हुई है, उस पर आप क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हो और आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के कमेंट में आप नीचे डाल सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। अगर आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल नोटिफिकेशन भी आपको दबाना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको वीडियो जब आएगी तब आपको देखना है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय।